ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए कॉमन है उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसमें 575 एमसीक्यू हम कवर कराने के पीछे लगे। तो उसी सीरीज का या आज का 12वां एपिसोड या तो 12वां क्लास है। अगर आपको ये पूरे के पूरे एमसीक्यू हिंदी, इंग्लिश, मराठी फ्री में डाउनलोड करना है उसका पीडीएफ चैप्टर वाइज, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो उसका पीडीएफ। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी इस तरह का कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का ये 22 नंबर का क्लास है, जिसमें हम 9वां चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के क्लास में ये पूरे एमसीक्यू जो 70 थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर का नाम है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता, ये चैप्टर का नाम है हमारी यूनिट का। तो इसके पहले के पूरे अगर लेक्चर देखना है, क्लास देखना है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ठीक है, तो चलिए 46 हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 47 से अभी आगे बढ़ने वाले। तो देखेंगे अभी बिंदु हैज स्टार्ट ए स्मॉल ऑटो रिपेयर शॉप। अभी बिंदु को क्या करना है, एक ऑटो रिपेयर का शॉप स्टार्ट करना है। शी इज ओनली प्रोप्राइटर, ठीक है, वो अकेली उस दुकान की मालिक है। फॉर द बिजनेस, विच काइंड ऑफ बिजनेस इट इज। अभी इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया था, जब कोई बिजनेस में अकेला ही वो मालिक होता है तो उसको सोलो प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलो प्रोप्राइटरशिप। तो आगे में देखेंगे बिंदु एक छोटी ऑटो मरम्मत की दुकान शुरू की है उसने, तो वह व्यवसाय की एकमात्र मालिक है। तो यह किस प्रकार का व्यवसाय है, तो उसको सोलो प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, यानी कि एकल स्वामित्व कहा जाता है, मतलब अकेले ही मालिक होते हैं। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। देखो, पार्टनरशिप नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, और मल्टी नेशनल यूनिट भी नहीं है, तो ये सब हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था। तो डी आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही। उसके बाद ब्लैंक है, इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। अभी जो सरकार द्वारा चलाई जाती है एक संस्था है, तो भारत के उद्यमी नियमों को विनियमों को, या तो जो भी रूल होते हैं वो रूल जो गवर्नमेंट लगाती है को लागू करने के लिए, यानी कि जो भी उद्योग चल रहे हैं, या तो जो एंटरप्रेनर चल रहे हैं, एंटरप्रेनरशिप है, तो उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसे क्या कहा जाता है ये बताया। मतलब ये सभी इसके अंडर में काम तो ये सभी की तरफ निगरानी रखती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं ये पूछा है, तो उसको कहा जाता है MSME, मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसे उसका नाम है। आपने ये 100% कहीं ना कहीं सुना है। तो इसका MSME मतलब ये ऑप्शन कहाँ पे, हमारा बी पे। ठीक है, ये निम्मी नहीं है, ध्यान में रखना, ये हमारा नहीं है। MSDE भी नहीं है और DGT भी नहीं है, ध्यान में रखना, ये MSME है, नहीं तो निम्मी का मार देंगे, बोले निम्मी ने क्वेश्चन दिया तो चलो सी मार दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका बी क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द उद्यम। देखो, इसको ना उद्यम का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसी वेबसाइट पे, MSME का जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, या तो आपको लोन लेना है, जो मुद्रा लोन होता है ना, वो सब अगर लेना है, तो आपको उद्यम के ऊपर है ना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसका MSME के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि विच डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे पूछा है, कौन सा सर्टिफिकेट नहीं लगता ये पूछा है। तो देखेंगे उद्यम MSME के ऊपर पंजीकरण पूरा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ये पूछा है। तो देखो, पैन कार्ड भी लगता है, आधार कार्ड भी लगता है, इनकम टैक्स रिटर्न भी लगता है, क्या नहीं लगता है, ब्लड सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका डी आंसर सही रहेगा। और यही 49 नंबर का क्वेश्चन ध्यान में रखिए, और एक आगे में क्वेश्चन है उसमें करेक्शन है, सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन है, तो उसका आंसर शायद गलत है हमारे हिसाब से, आगे में देखेंगे। ठीक है, देखो आगे में। उसके बाद रश्मि इज फिलिंग टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द हिज बिजनेस। वो क्या कर रही है, टैक्स फिल कर रही है, मतलब टैक्स भर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नॉट नीडेड फॉर फिलिंग द टैक्स। तो टैक्स भरने के लिए नीचे में से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लगता ये पूछा है। देखो, रश्मि अपने बिजनेस के लिए पहली बार टैक्स भर रही है, तो टैक्स दाखिल करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज का या उसका जरूरत नहीं ये पूछा है। तो निम्मी ने ना इसका आंसर शायद क्या दिया है,
कौन सा नहीं लगता ये पूछा है। देखो कहा गया विच ऑफ द नॉट नीडेड, मतलब जरूरत नहीं है। देखो नहीं है वाला आवश्यकता नहीं है, तो नहीं है पूछा है ना। तो देखो नहीं, तो बर्थ सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं पड़ सकता है, लेकिन आपको पैन कार्ड का, आधार कार्ड का और इनकम टैक्स का जरूरत पड़ सकता है इसके पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। तो निम्मी ने इसका डी आंसर सही कहा है, बट इसका सही आंसर है ना ए होने को ना। बट अभी हम यही कहेंगे कि निम्मी ने जो कहा वही क्या है, सही है। क्यों, तो वही क्या हमारे माँ बाप है, तो उनके हिसाब से उनका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। उसके बाद प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग में प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूछा है कि प्राइस का अर्थ क्या होता है, प्राइस का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। तो कीमत विंबन या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीमत का मतलब यहाँ पे, कीमत का मतलब क्या होता है पूछा है। कीमत का मतलब क्या होता है, देखो मार्केटिंग नहीं होता है। रेट ऑफ द प्रोडक्ट इन रुपीज, किसी भी उत्पादन पे जो दर होता है रुपयों में, उसे क्या कहते हैं हम, प्राइस कहते हैं। आपने पता है ना, प्राइस रहता है, हर चीज का एक प्राइस रहता है। तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। किसका प्राइस हो गया, प्रोडक्ट था। तो इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद गिविंग फेस्टिवल ऑफर, जैसे फेस्टिवल को ऑफर देना, फ्री सैंपल देना, प्राइस डिस्काउंट देना, आर द, यहाँ पे ब्लैंक है, इन मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी पता है आपको मतलब डिस्काउंट दिया जाता है, फ्री में कुछ टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, या तो ऑफर वगैरह होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, ये सब है ना एक बिजनेस का ही स्ट्रेटेजी है। क्या ये बिजनेस का ही स्ट्रेटेजी। तो अभी यही पूछा है, मार्केटिंग में फेस्टिवल ऑफर, मुफ्त में सैंपल देना या कीमत में थोड़ा सा छूट देना, उसे क्या कहा जाता है, प्रमोशन कहा जाता है। प्रमोशन का मतलब भी क्या होता है, नौकरी में प्रमोशन होता है अलग है, और ये प्रमोशन यानी कि एक तरह का एडवर्टाइज होता है जो प्रोत्साहन करके दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद मार्केटिंग हेल्प द कस्टमर टू लर्न, मार्केटिंग से क्या पता चलेगा, हेल्प द कस्टमर टू लर्न अबाउट। अभी कस्टमर को है ना मार्केटिंग से क्या पता चलता है, मार्केटिंग करेंगे आप तो कस्टमर को सब कुछ पता चलता है, सब कुछ, यानी कि आपका प्राइस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, ये पूरी जानकारी डिटेल उसको कहाँ पे पता चल जाती है, जब आप मार्केटिंग करेंगे ना तब पता चलता है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि मार्केटिंग ग्राहकों को ब्लैंक के बारे में जानने में मदद करती है, क्या उसका प्राइस जानने में मदद करती है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल कौन सा प्रोडक्ट है ये भी जानने में मदद करती है, कोई डिस्काउंट है तो ये भी उसको पता चल जाता है। यानी कि इसका डी आंसर क्या रहने को ना, बिल्कुल सही रहने को ना। ठीक है, उसके बाद Which among the following is not a part of 7 P's of marketing। ठीक है, हर काम करने का है ना एक नियम होता है, एक रूल होता है। तो वैसी बिजनेस का भी एक जो मार्केटिंग होता है, बिजनेस नहीं कहेंगे, मार्केटिंग का है ना 7P का एक रूल है। ठीक है, क्या है तो बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग 7P का हिस्सा नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, नॉट पूछा है, कहा है नॉट पूछा है, तो बराबर नॉट को ध्यान में रखना है। तो 7P का मतलब क्या होता है, देखो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, पैकेजिंग एंड फिजिकल एविडेंस। ये क्या है 7P ऑफ मार्केटिंग। मतलब ये सातों भी चीज़ों की तरफ ध्यान में रखना पड़ता है जब मार्केटिंग किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट कैसे है, उसका प्राइस क्या है, कहाँ पे मिलने वाला है, उसको प्रमोशन करने के लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह देंगे, कुछ एक्स्ट्रा देंगे, कौन से पीपल को सर्व करना है, पैकेजिंग कैसे रहेंगी उसकी, ये सब है ना वो 7P में आता है। तो कौन सा नहीं आता ये पूछा है। देखो प्रोडक्ट बिल्कुल आता है, उसमें पैकेजिंग भी आता है, प्राइस भी आता है, पिकल है तो पिकल्स है तो अचार नहीं आता है, उसमें अचार नहीं आता है। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, क्यों तो ये नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद टॉम वांट टू स्टार्ट ए शॉप सेलिंग बुक। अभी टॉम को क्या करना है, बुक सेल करना है। तो बुक सेल करना है यानी कि बुक और पेन सेल करना है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, बुक डेपो हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है विच इज द बेस्ट प्लेस टू हैव द शॉप। उसको दुकान खोलने के लिए एक अच्छी जगह कौन सी होगी, सिंपल सी है। अब दुकान खोलना है बुक डेपो वाला, तो स्कूल हो या तो कॉलेज हो वहीं पे चलने वाली। अगर आप मंदिर के बाजू में खोलेंगे तो ये तो चलने वाली नहीं है ना। जहां पे जरूरत है ना वही वो बराबर बिजनेस चलता है। तो देखेंगे टॉम किताब पेन आदि बेचने वाली एक दुकान शुरू करना चाहता है। उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है ये पूछिए। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी होंगी, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे लोग खरीदने वाले वहाँ पे जगह अच्छी रहेंगी। देखो नियर द कॉलेज एंड स्कूल, ये जगह क्या रहेंगी उसके लिए अच्छी रहेंगी। ना ही नदी के किनारे खोल के कोई फायदा नहीं है, घर के पास खोल के भी कोई फायदा नहीं है, फिश मार्केट में खोल के, मछली बाजार में भी खोल के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे पूछा गया। तो ध्यान में रखना टोटल कॉस्ट, ये बराबर ध्यान रखो, क्यों तो सभी ऑप्शन है ना यहाँ पे लगभग सेम ही दिखते। देखो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, उसको क्या कहा जाता है, टोटल कॉस्ट कहा जाता है। अभी वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील लागत और निश्चित लागत का इसका मतलब क्या होता है, देखिए
जैसे कोई आपने दुकान खोला है कोई भी, जैसे अभी बुक डेपो खोला था किसी ने, तो बुक डेपो में जो आपका रेंट लगने वाला है, रेंट यानी कि जो किराया, वो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। आपका इलेक्ट्रिक बिल लगभग फिक्स्ड जैसे ही आ जाता है, और भी कोई मतलब इंटरनेट का चार्ज हो या तो बुक डेपो में जो भी लगता है वो फिक्स वाला। जैसे कोई अगर एम्प्लॉई है तो उसका पेमेंट होता है फिक्स होता है बिल्कुल। तो ये सब है ना फिक्स कॉस्ट में आता है, फिक्स वाली लागत। और वेरिएबल मतलब अगर बुक लाना है, कभी 100 बुक लाना है तो उसके लिए चार्ज अलग लगता है, ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज लगता है, कभी कम लगता है कभी ज़्यादा लगता है। तो ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि बदलते रहता है। तो ये दोनों भी मिला के क्या होता है, ये टोटल कॉस्ट होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन बराबर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन हाउ मच वी प्रोड्यूस और सेल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ब्लैंक है। कौन सा वाला कॉस्ट आपका कम हो सकता है या तो कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी हमने बताया था आपको कि ब्लैंक है, हम कितना उत्पादन करते हैं या बेचते हैं, इनके आधार पर लागत बढ़ती या घटती है। देखो फिक्स वाला तो कभी घटेगा या तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो परिवर्तनशील है या तो जो वेरिएबल है वो क्या होगा, कभी ज़्यादा लगेगा कभी क्या होगा, कम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा था ना कि परिवर्तनशील जो कॉस्ट होता है हमारा, जो लागत होता है वो क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। हमेशा क्या होता है, चेंज, हर बार हर महीने आपको सेम नहीं लगता है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रीति इज रेंटिंग ए किचन टू रन ए पराठा शॉप। उसको क्या करना है, प्रीति को पराठा शॉप खोलना है, तो उसको क्या करना है, किराए से एक किचन लेना है। द रेंट ऑफ द किचन इज, ठीक है, द रेंट ऑफ द किचन इज कॉस्ट। अभी देखो किचन का जो रेंट रहेगा वो कैसे रहेगा, अभी हर महीने थोड़ी ना बदलने वाला है, ठीक है, साल में एक आधे बार बदलेगा, बट हर महीने को क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। जैसे अभी 10,000 अगर उसका रेंट है, किराया है, तो 10,000 रहेगा ना। तो ये किस कॉस्ट में आता है, ये आता है हमारा फिक्स कॉस्ट में आता है। किस में आता है, फिक्स कॉस्ट में। तो देखेंगे प्रीति पराठे का दुकान चलाने के लिए एक रसोई किराए पर ले रही है, तो रसोई का किराया कौन सी लागत में जाएगा, तो ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि एक निश्चित होता है, ना ही वो कम होता है ना ही ज्यादा होता है। साल 2 साल 4 साल में एक आधी बार बदल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ब्लैंक है, इज द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि इज द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस, सर्विस और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है उसको क्या कहेंगे। तो देखो बिजनेस रेवेन्यू नहीं है, प्रोडक्ट प्राइस नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, यानी कि उत्पाद लागत कहेंगे। क्यों, तो उसको बनाने के लिए या तो उसको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो खर्चा लग रहा है उसको प्रोडक्ट का कॉस्ट कहा जाता है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद मनी इज ए मनी यानी कि किसी का नाम होगा, इज ए पेंटर। बिल्कुल मनी एक पेंटर है, एंड ही बाय न्यू ब्रशेस एंड टिन्स, ठीक है, उसने न्यू ब्रशेस लिए और नया टिन्स लिया फॉर पेंटिंग करने के लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इट, सिंपल सी बात है कि अभी ब्रश लिया तो ये क्या है, फिक्स है क्या, ब्रश चेंज होते रहते क्या बार बार, उसका प्राइस या तो आज इतना काम करने के लिए 10 ब्रश लग रहे तो कल 50 लगने वाले कि नहीं, एक पर्टिकुलर एक काम करने के लिए ब्रश का क्या होता है, एक फिक्स होता है, ब्रश भी क्या होता है, एक फिक्स होता है। तो वही पूछा यहाँ पे, मनी एक चित्र कार है तो और वह पेंटिंग के लिए एक निश्चित ब्रश और टीन खरीदता है, वह किस प्रकार की लागत है। तो देखो ये टोटल कॉस्ट भी नहीं है, वेरिएबल नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, ये फिक्स्ड है, तो एक निश्चित लागत है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद द वर्ड फंडिंग मीन्स, ठीक है, अभी देखो वर्ड पूछा है, वर्ड यानी कि शब्द है, कौन सा, फंडिंग। ये जो फंडिंग वाला शब्द है इसका अर्थ क्या है पूछा है, फंडिंग। फंडिंग मतलब क्या, कि जैसे कोई फंड प्रोवाइड, जैसे आपने देखा होगा और राजनेता लोग कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिला, फंड आएगा तब हम रास्ता बनाएंगे। फंड यानी कि जो पैसा लगाया जाता है उसको फंड कहा जाता है, ठीक है, मनी से लेन देन वाला ऑप्शन है। तो देखो फंड का मतलब क्या होता है, मनी फॉर शॉपिंग ऐसे नहीं बोल सकते, सेविंग एंड स्पेंडिंग नहीं बोल सकते, मनी टू स्टार्ट बिजनेस। बिल्कुल फंड किसको कहेंगे, कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लग रहा ना उसको फंड कहा जाता है। बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगता है उसे फंड। अभी देखो वो जो रास्ते वाली बात है, राजनेता वाली, वो अलग है, लेकिन हम अभी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में फंड मतलब क्या, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट लगेगा उसको क्या कहते हैं, हम फंड कहते हैं। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ए यहाँ पे ब्लैंक है, इज ए न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू ए बिग कंपनी। यहाँ पे पूछा है कि इज ए न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू ए बिग कंपनी। कौन सा ये बिजनेस है कि जो आगे चल के ना बहुत बड़ा हो सकता है, तो बड़ा होने वाला है, उसको क्या कहते हैं, एक नया व्यवसाय जो आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बन जाता है। तो देखो
NSIC भी नहीं है, पार्लर भी नहीं है, होटल भी नहीं है, बट जो स्टार्टअप होता है वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद है ना बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, या तो बन भी जाता है कहीं। तो स्टार्टअप वाला वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप ज़्यादा का बिजनेस में जाएंगे तो आपको स्टार्टअप वाला वर्ड है ना बहुत दिखेगा। इसके ऊपर है ना गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम भी है, अभी ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, बट डी वाला ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही। उसके बाद ब्लैंक है, सपोर्ट एंटरप्रेन्योर टू गेट द लोन अंडर सेवरल स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी कौन सपोर्ट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर है उनको अलग अलग स्कीम बताने के लिए और स्कीम का बेनिफिट दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का कौन सा कमिटी है, तो कौन सपोर्ट करता है ये पूछा है। उद्यमियों को जिले स्तर पर नई योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने की में सहायता करता है। कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात चल रही तो सिंपल वाला ऑप्शन देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाला देखेंगे, ये नहीं है, क्या है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, ये क्या करेंगी, जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिले में होते हैं उद्यमी या तो एंटरप्रेन्योर, उनको उनके स्कीम बताना, उनको मदद करना, ये उनका काम होता है। जो डिस्ट्रिक्ट मतलब DIC कहा जाता है उसको, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट देयर मनी इन बिजनेस आर कॉल्ड। देखो इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट, इंडिविजुअल यानी कि अकेले, इंडिविजुअल यानी कि अकेले जब हम क्या करते हैं मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा है। जो व्यक्ति अपना पैसा किसी व्यवसाय में निवेशित करता है, देखो अपने व्यवसाय की बात नहीं कर रही है तो अकेले की बात नहीं कर, किसी व्यवसाय में वो इन्वेस्ट करता है तो क्या कहा जाता है, इसके लिए एक वर्ड होता है ध्यान में रखना, एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंजल इन्वेस्टर। तो ये डी वाला ऑप्शन अभी रट ही लेना है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जो इंडिविजुअल किसी इसमें अपना पैसा लगाता है उसको एंजल इन्वेस्टर ऐसे कहा जाता है, ये वर्ड ये उसके लिए रखा गया है। ठीक है, तो इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद हु कैन अप्लाई फॉर मुद्रा। ठीक है, मुद्रा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, लोन टू स्टार्ट द बिजनेस। अभी मुद्रा लोन के लिए, मुद्रा लोन बताया ना, तो शुरुआत में शायद इसके पहले क्लास में बताया था कि लोन मिलता है मुद्रा से, तो उसके लिए आपको उद्यमी पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा लोन या तो जो लोन होता है के लिए कौन आवेदन कर सकता है, देखो जिसका बिजनेस है ना, जिसका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है उद्यमी पे, वही मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो उसमें भी पार्टीशन होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है और एक लार्ज होता है। ठीक है, एक बेबी छोटा सा बच्चा नहीं ले सकता है, एक शॉपकीपर ले सकता है, एक दुकानदार ले सकता है कि तो ऑलरेडी उसका क्या है बिजनेस है। पॉलिटिशियन नहीं ले सकता या तो टीचर भी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद a product name that has been officially registered with the trademark registry of India is called। अभी देखो पता है ना, सभी का है ना एक ट्रेडमार्क होता है, एक क्या होता है, एक लोगो होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, वो खुद की पहचान होती है, खुद की क्या होती है पहचान। तो अगर उसकी जिस कंपनी में, मतलब हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अपने ब्रांड का, जो वो ब्रांड बन जाता है बाद में, तो उसका नाम दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, या तो उसके नाम से दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। क्यों? तो वो नाम क्या होता है, उसने रजिस्टर्ड किया होता है, उसको ट्रेडमार्क मिला होता है, उसका ब्रांड होता है। वो जैसे हम रजिस्टर कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा नाम है ना कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे, एक उद्यमी का नाम जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेडमार्क ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अपनी कंपनी चलने लगी तो दूसरा उसका कॉपी बना लेता है, तो कॉपी ना बना पाए इसके लिए। एंटरप्रेन्योर लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस एज वेल एज। अभी पता है आपको, एंटरप्रेन्योर पहली क्लास में बोला था, एंटरप्रेन्योर कभी हर बार सक्सेस नहीं होंगे तो हर बार फेल नहीं होते, कभी सक्सेस हो जाएंगे कभी फेल होते जाएंगे। तो उससे क्या होते हैं, वो सीखते जाते हैं, सक्सेस हुई तो किस तरह से हुए और फेल हुए तो मतलब खुद की सक्सेस और फेल्यूर से वो क्या करते हो, सीखते जाते हैं, अपना बिजनेस मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उद्यमी अपनी सफलता के लिए सफलता के साथ साथ अपने फेल्यूर यानी कि जो फेल हो जाते हैं ना, तो उससे भी सीखते हैं, यानी कि विफलताएं होती है तो विफलताएं और सफलता दोनों से भी सीख लेते हैं। तो इसका ए आंसर क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू चूज द राइट ब्लैंक है टू सपोर्ट योर ग्रोथ। देखो आपका अगर बिजनेस है और आपको ग्रोथ करना है तो आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे ना, आपके लिए बिजनेस में या तो आपके बिजनेस में पार्टनर चाहिए, पार्टनर नहीं कहेंगे, बिजनेस पार्टनर नहीं कहेंगे, आपके एम्प्लॉय चाहिए तो आपको टीममेट्स चाहिए। वो अगर अच्छे होते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं तो आपका
बिजनेस ऊपर ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने का रहस्य आपके विकास को समर्थन देने के लिए सही ब्लैंक चुनना है। किसको सही चुनना है? क्लॉथ, कपड़े सही चुनने से नहीं, लॉस नहीं, फ्रेंड नहीं, हमें टीम सही वाली चुनना है। क्या करना है? टीम क्या करना है? सही वाली, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद वाहिद वांट टू रजिस्टर हिज प्रोडक्ट अंडर द ट्रेडमार्क। वाहिद को क्या करना है? अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना है ट्रेडमार्क के लिए। व्हाट इज द बेनिफिट टू गेटिंग द ट्रेडमार्क ऑफ योर प्रोडक्ट? तो उसको उसका फायदा क्या रहेगा? सिंपल सा अभी हमने बताया कि उसका प्रोडक्ट कोई दूसरा यूज नहीं कर सकेगा, उसका नाम, उसका लेबल, उसका कलर कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा जो ब्रांडेड होता है, साबुन हो, कुछ भी हो, उसका कोई कॉपी नहीं बना लेता। नहीं तो आपके मन में हर बहुत बार आता होगा, अरे यार ये चलता है, इसके जैसा दूसरा क्यों नहीं बना लेता सस्ते में। लेकिन एक बार ट्रेडमार्क मिल गया तो दूसरा उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, नो वन एल्स कैन यूज द सेम प्रोडक्ट नेम, यानी कि वो ट्रेडमार्क मिलने के बाद उसका सेम नाम, सेम लोगो, उसका सब कुछ सेम कोई यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद है 70 नंबर, जॉय स्टार्टेड ए होममेड पिकल बिजनेस। जॉय क्या चाहता है? कि अपना खुद का अचार का एक बिजनेस करना चाहती है नहीं, चाहता है, लड़का है ना। ही हैज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रॉफिट इन फर्स्ट 2 मंथ। लेकिन उसने कोशिश किया बिजनेस, लेकिन 2 महीने में है ना उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला। तो व्हाट शुड ही डू, यानी कि अभी उसको क्या करना चाहिए? 2 महीने करके देख लिया बट उसको प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो उसका बिजनेस में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना, उसको फाइंड करना पड़ेगा। जॉय ने घरेलू आचार का व्यवसाय शुरू किया, पहले 2 महीने में उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाया, तो यह क्या करे? तो अभी वो क्या करे? अभी बिजनेस बंद कर दे कि क्या करे? ये देखना है। एंड द बिजनेस, बिल्कुल नहीं। क्यों बिजनेस बंद करेगा? 12 महीने दूसरे से पैसे उधार लेगा, काय के लिए? बिल्कुल नहीं लेना है। फाइंड फॉर द रीजन फॉर हिज फेल्यूर, लर्न फ्रॉम देम, मतलब उसको देखना है कि हम फेल क्यों हो रहे, क्या हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, कि प्राइस में प्रॉब्लम है, कि हमारे सर्विस में प्रॉब्लम है, कि किस चीज में प्रॉब्लम है, और उसको फाइंड करना पड़ेगा और उससे उसको सीखना पड़ेगा। तभी उसका क्या होगा? अपने आप बिजनेस में बदलाव होगा, यानी कि प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये 70वां यानी कि 70 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि हमारे 9th वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा 9th वाला चैप्टर भी क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो 22वें क्लास में 9 क्लास जो भी 9 चैप्टर है, पूरे के पूरे लगभग हमारा सिलेबस अभी खत्म होने को आया, ऐसे हम बोल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की, अगर आपको फुल टेस्ट ज्वाइन करना है जिससे आप 50 में से 50 मार्क्स ले सकते हो आसानी से, तो ऐप डाउनलोड करके इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपको देख लेना। तो इस क्लास को यहाँ पे रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है? कमेंट करना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इसके बाद के कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।